या डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसी के अंदर डिफरेंशिएशन अपना स्टार्ट हो जाएगा देखते ही देखते, है ना। अच्छा, नाम सुन के समझ में आ रहा है डेरिवेबिलिटी मतलब फंक्शन कब कब डेरिवेबल है ना। फील नहीं आ रही अपने को, लेकिन नाम सुन के थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि फंक्शन कब कब डेरिवेबल है। अच्छा, देखिए डेरिवेबिलिटी के दो मीनिंग होते हैं ना। पहले मैं आपको अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ। जो पहला मीनिंग होता है और जो दूसरा मीनिंग होता है, उन दोनों का अपन एक साथ लिखते हैं। देखिए, पहला मीनिंग जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? डेरिवेबिलिटी, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग दैट इज, डेरिवेबिलिटी में अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन दिया जाता है अपने पास y, उस फंक्शन के बारे में अपने को बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। जैसे y का किसी पॉइंट पर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो, एज सिंपल एज दैट। क्या वो पॉइंट पर कंटिन्यूअस है फंक्शन? वो चेक करने का तरीका क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों बराबर होना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है ना। डेरिवेबल का मतलब क्या होता है, इसी पॉइंट पर डेरिवेबिलिटी अगर अपने को चेक करनी है ना, तो वो अपन कैसे चेक करेंगे। अब अपने पास फंक्शन क्या गिवन है, y, है ना। तो पहले अपन समझते हैं कि y के साथ अपन करेंगे क्या, y को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मतलब वो आपको dy बाई dx देगा। अब ये dy बाई dx क्या होता है, फिजिक्स में अपन ने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये फिजिकल मीनिंग हो जाता है इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाता है, इट थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट्स, लिखिए, theoretically dy by dx represents slope of tangent, है ना, एट अ पॉइंट ऑब्वियसली। और फिजिकल मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल मीनिंग, है ना, बिना फोटो के बिना ग्राफ के अगर आपको देखना है, अगर आपको कोई बोल दे कि dy बाई dx का मतलब क्या है, तो आप बोल दोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, है ना, एक काम करो, है ना, एक छोटा सा काम करो, रेट की जगह आप लिख लो इंस्टेंटेनियस रेट। और ये बात आपको अच्छे से समझ में आती होगी कि इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एक एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर क्षण, क्षण समझते हो ना आप। जैसे आप चल रहे हो, आप बस से ऐसे जा रहे हो, आपकी स्पीड जो है ऐसे वेरी कर रही है ना। ये टाइम t इक्वल्स टू 0 था, और ये मान लो टाइम t इक्वल्स टू फाइनल टाइम 80 मिनट्स के आपने ट्रैवल करा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 45th मिनट पर, 45th मिनट पर आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो ये होता है उस इंस्टेंट पर स्पीड क्या रही होगी, है ना, उस इंस्टेंट पर स्पीड क्या रही होगी, मान लो ऐसा कुछ है। और अगर हम बोलते हैं 45 मिनट पर स्पीड क्या रही होगी, तो ये रही स्पीड, स्पीड का ग्राफ है। अगर मैं बोलता हूँ कि 45th मिनट पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तो फिजिक्स में अपने को पता है कि स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेसिकली वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। मतलब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप देखूंगा तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा, है ना, जिसको अपन कहते हैं dy बाई डी एक्स। किसका, वेलोसिटी का, y क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, तो dv बाई डी एक्स या dv बाई डी टी, जो x है आपका वो यहाँ पे t है ना, तो dv बाई डी टी आपको एक्सेलरेशन देता है। तो उस इंस्टेंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप पहले dv बाई डी टी निकालेंगे और वो टाइम 45 मिनट यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो खैर अपन बहुत पुरानी बातें करने लगे थे, आपको थोड़ा और अपन फील देंगे। देखिए,
सेकेंड और टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट और सेकेंड की अपन बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे एक ग्राफ बनवाऊंगा मैं, है ना। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, नॉट सो गुड, दिस इज अ फंक्शन, इसका ये ग्राफ आप समझ लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज फंक्शन y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। इस फंक्शन पर अगर मुझे टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और अगर मुझे सीकेंट बनाना है तो सीकेंट किस पॉइंट पे बनता है, दो पॉइंट पे बनता है। तो मान लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पे अगर मेरे को सीकेंट बनाना था तो ये बन गया अपना सीकेंट, ठीक है। अच्छा, तो सीकेंट और टेंजेंट मतलब क्या होता है, सीकेंट वो लाइन होती है जो फंक्शन को दो पॉइंट पे कट करे, है ना, और टेंजेंट वो लाइन होती है जो फंक्शन को एक ही पॉइंट पे टच करे। ये बेसिक डिफरेंस होता है सीकेंट और टेंजेंट पे, है ना। लेकिन एक छोटा बच्चा आया, उसने बोल दिया कि सीकेंट और टेंजेंट जो है वो बराबर होती है। छोटा बच्चा कौन है, एक मैथमेटिशियन था, है ना, जिसका नाम न्यूटन रहा होगा। तो भाई वो भाई साहब आके बोल दिए कि टेंजेंट और सीकेंट दोनों एक ही बात है ना। सारी दुनिया वाले एकदम से चौंक गए कि ये क्या बात हुई, टेंजेंट तो दो पॉइंट पे कट करता है और सीकेंट तो एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो उसने बोला कि सुनो मुन्ना, अच्छे सुनो, कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग, लिखिए मेरे साथ, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, है ना। अब सब चौंक गए कि ये क्या बकवास है, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ये क्या बकवास है। तो हमने बोला लिमिटिंग केस, है ना, वो बच्चे ने बोला लिमिटिंग केस मतलब सीकेंट की लिमिट, है ना। अब अपन ने बोला ये बड़ी अजीब चीज है यार, सीकेंट और उसकी भी लिमिट। तो फिर उसने बोला कि यार लिमिट तो आपको पढ़ा दिया ना सर ने, हाँ तो फिर क्यों रो रहे हो, अपन क्या करेंगे, सीकेंट की लिमिट निकाल लेंगे। तो यार सुनने में थोड़ा सा हमको अटपटा लगा, बट हमने सोचा कि चलिए कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, बेसिकली उसी बच्चे ने पॉइंट लिया था जिसका नाम आइजैक न्यूटन था। उन्होंने ये सब जो है वो डिराइव किया है, तो मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ, हो सकता है और भी मैथमेटिशियंस इन्वॉल्व हो। तो एक पॉइंट लिया अपन ने ए, है ना, थोड़ा नीचे ले लो क्या, लेट अस टेक अ पॉइंट ए, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम बी, और एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, वेट मिनट, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा आपको, ऐसे तो आप चकरा जाओगे। ये रहा पॉइंट ए, है ना। इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मान लेते हैं अपन x इज इक्वल टू ए, मतलब x इज इक्वल टू ए पर अगर फंक्शन पर अपन कोई पॉइंट ढूंढते हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल बोल देते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है अपने पास ए फॉर एप्पल, इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या, मैं बता दूंगा, देखिए जरूर। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। चेक करो, समझ में आता है तो एफ ऑफ ए होगा। बहुत इजी बात है ना भाई, क्योंकि जो फंक्शन का वैल्यू आएगा आपको यहाँ पर y, वही इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट होगा क्या, एफ ऑफ ए के बराबर। तो अपने को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो पता है। अब मैंने क्या करा, सीकेंट बनाया, क्यों, क्योंकि भाई न्यूटन भाई साहब बोल दिया कि सीकेंट बना के बताओ, है ना। लेकिन हमने बोला न्यूटन को कि सीकेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, दो पॉइंट्स की। टेंजेंट के लिए एक पॉइंट काफी होता है, लेकिन सीकेंट के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमने सोचा, क्या सोचा हमने, कि दो पॉइंट कहां से लाए, दो पॉइंट कहां से लाए, है ना। तो देखिए हुआ क्या कि न्यूटन भाई साहब बोले कि जो पॉइंट ए है ना, इससे आप जरा सा आगे जाओ, बस एकदम पॉइंट ए ये रहा, इससे आप एकदम माइक्रोस्कोपिकली आगे जाओ, बहुत थोड़ा सा आगे जाओ, ठीक है। बहुत थोड़ा सा आगे जाना मतलब कितना होता है, h डिस्टेंस आगे जाना, ठीक है। तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या करा, ये h डिस्टेंस थोड़ा सा आगे गया, मेरे को ये पॉइंट मिल गया। दिख रहा है क्या आपको ये पॉइंट, नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूं ताकि दिखाई दे, है ना। मैं क्या करा, जितना मैंने पहले ड्रॉ किया था इतना, x से कितना आगे, सिर्फ इतना सा आगे, उतना ही आगे, बस थोड़ा सा मैंने इसको जूम करके बता दिया। और जूम तो आपको पता ही क्या होता है। तो अपन ने क्या करा है कि x से जस्ट थोड़ा सा आगे गए, a से कहां पर पहुंच गए अपन, a से जरा सा आगे, h आगे। तो अपन इस पॉइंट पर पहुंचे,
और इस पॉइंट पर h आपको पता है कितना छोटा नंबर है? h इज अ वेरी 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 दुनिया का सबसे छोटा नंबर विच इज नॉट जीरो, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा नंबर अगर आपको कोई डिफाइन करना है तो दैट विल बी h। ठीक है, तो हमने h के करस्पॉन्डिंग, सॉरी ये जो दूसरा पॉइंट था ना जिसको अपन x1 कह देते हैं, ठीक है, या x ही रहना दो, इसका x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है, इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ढूंढा जिसको अपन ने b फॉर बॉम्बे कहा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिख के बता दोगे तो मजा आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, a प्लस एच, तो आई विल राइट हियर a प्लस एच। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। समझ में आया क्या? अच्छा 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 अच्छा, तो अब हुआ कि अपने को 2 पॉइंट चाहिए थे। क्यों चाहिए थे 2 पॉइंट? ताकि अपन सीकेंट बना सके, टेंजेंट नहीं, सीकेंट बना सके। और अपन ने दूसरा पॉइंट क्या लिया? इस ए पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे अपन गए और अपने को दूसरा पॉइंट मिल गया। और दूसरे पॉइंट का नाम अपन ने क्या रखा? दूसरे पॉइंट का नाम हम लोगों ने रखा बी फॉर बॉम्बे। उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए प्लस एच और वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए प्लस एच। भाई ए प्लस एच पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वही तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अच्छा, तो सीकेंट के लिए अपन इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बड़ी सावधानी से मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया है ना, जब इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है तो नीचे वाले को रहने देते, ऊपर वाले को ज्वाइन करते। तो मेरे पास एक ब्लू कलर की लाइन आई है ना। ये ब्लू कलर की लाइन बच्चों टेंजेंट है या सीकेंट है? सीकेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। चलिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो आपके पास लाइन बन रही है, कौन सी लाइन? ब्लू कलर वाली, सीकेंट। इस सीकेंट का जो स्लोप है, स्लोप अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगी, ब्लू वाली लाइन। रुक जाए ना, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओहो हो, है ना। इसको अगर अपन एक्सटेंड करते और यहाँ पे लाते, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। इसको अपन क्या कहेंगे? लाइन का इंक्लिनेशन। और लाइन का इंक्लिनेशन क्या है यहाँ पे? थीटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये बात बताइए कि एक लाइन में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंस्ट्रक्शन पढ़ा है आपने ना, जब अपन 10वीं कक्षा में थे तो अपन क्वेश्चंस में क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन करते थे ताकि अपने को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने को मिल जाए। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बोलो क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ये दोनों अरे ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, है ना। फील नहीं आ रहा क्या? भूल गए ज्योमेट्री थोड़ा बहुत? तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस बता देंगे तो मुझे मज़ा आ जाएगा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत आसान है। तो मैं चेंज करता हूँ कलर, ऑरेंज ऑरेंज से अपन करते हैं कुछ कुछ। देखिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो h के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये a है, ये a प्लस एच, मतलब अपन h दूरी आगे गए हैं। बोलो समझ में आया? पक्का? अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट क्या है? f ऑफ a प्लस एच। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? f ऑफ a। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये आ गया अपने पास दोनों डिस्टेंस। कुछ नामकरण कर देते, ये a है, ये b है, इसको अपन m फॉर मंकी बोल देते। कौन से पॉइंट को मंकी बोला है? इसको मंकी बोला है। ठीक है, तो अब आपको अगर tan थीटा लिखना हो तो कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ tan थीटा? यस वी कैन। ठीक है, अभी अपना खेल चालू नहीं हुआ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने एक सीकेंट बनाया। क्यों बनाया मैंने सीकेंट? क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने बोला था सीकेंट बनाओ और वही टेंजेंट होता है। तो मैंने सीकेंट बनाया, मैं सीकेंट का स्लोप निकाल रहा हूँ। सीकेंट का स्लोप देखिए कैसे निकलेगा। tan थीटा मतलब क्या होता है? साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। अपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब पड़ोस वाला, जो इससे लगा हुआ है। तो सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा? bm। सामने वाला साइड हो गया bm, और ये वाला साइड कितना हो गया? am। bm अपॉन am। bm का वैल्यू क्या है? f ऑफ a प्लस एच और माइनस f ऑफ a।
और ए एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच। मेरे से मत पूछो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू, दोनों वैल्यू लिखे हुए। तो tan थीटा आ गया अपने पास क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ओके 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 ओके। तो मैंने क्या करा, न्यूटन भाई साहब के बोलने पर मैंने एक सीकेंट बना दी। सीकेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, मैंने 2 पॉइंट ले लिया, एक आगरा एक बॉम्बे। बॉम्बे को कैसे लिया मैंने, बॉम्बे को आगरा से बहुत दूर नहीं रखा मैंने, जरा सा दूर रखा मैंने, ये एच डिस्टेंस आगे बिल्कुल जरा सा दूर रखा, एकदम माइक्रोस्कोपी के लिए अपन आगे गए तो अपने को पता चला कि ये जो पॉइंट्स है दोनों अलग अलग है, और दोनों पॉइंट पर मैंने सीकेंट बनाया, सीकेंट का मैंने स्लोप लिखा। उसके बाद ना मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। तो मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, सीकेंट का स्लोप मैंने निकाल लिया, नाउ व्हाट शुड आई डू। मेरे को तो टेंजेंट पे इंटरेस्ट था, आई वांट टेंजेंट। न्यूटन ने बोला कि टेंजेंट कुछ नहीं होता है, सब सीकेंट होता है। अपन न्यूटन के पास गए, हमने बोला कि भाई हमने सीकेंट का स्लोप लिख लिया है और आपको हमको लिखना है टेंजेंट का स्लोप, कैसे लिखे। तो उसने क्या बोला, न्यूटन सर ने बोला, ध्यान से देखिएगा ना, बहुत गहरी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। उन्होंने बोला कि ये दोनों जो पॉइंट है ना, ए एंड बी जो पॉइंट है, दे आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। ये सिर्फ एच डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से, एच डिस्टेंस दूर है ना। तो उन्होंने बोला कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इतने नज़दीक है ना, इतने नज़दीक है, इतने नज़दीक है कि आप इनको ज़्यादा दूर नहीं बोल सकते, है ना। मतलब आप क्या करो, ये वाला पॉइंट जो है इसको पकड़ के पीछे खींचो, इसको पकड़ के पीछे लाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ। जैसे जैसे आप इसको पीछे लाओगे वैसे वैसे ये h जो डिस्टेंस है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, है ना। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये पॉइंट पीछे आएगा तो h क्या था, दोनों के बीच का दूरी वो कम होता जाएगा, तो h आपका कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पीछे आते 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 इस पे कोइंसाइड कर जाएगा। जिस दिन वो कोइंसाइड करेगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा ना, तो h का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये जो पॉइंट था B, बॉम्बे को अपन ने खींच खींच के पीछे लाए, और खींच के अपन किसके पास ले आए, इसको आगरा के पास ले आए। और आगरा के पास जिस दिन बॉम्बे आ गया उस दिन h का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस दिन h का वैल्यू 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। मतलब यही होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। मतलब सीकेंट में जो दूसरा पॉइंट है, अगर उसको आप पीछे खींचते हो और एकदम पहले पॉइंट पे कोइंसाइड कर देते हो तो वो सीकेंट बन जाता है टेंजेंट। मतलब h को अगर आप 0 की तरफ टेंड करा दो तो आपका टेंजेंट जो है, जो सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। मतलब लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा, है ना। अब मैं तो भाई न्यूटन से पढ़ के आ गया, उसने समझाया मेरे को, तो उसको अपन इंग्लिश में लिख देते हैं। इन लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा, B will approach A, B will approach A, है ना। and at some point B will coincide with A। जब B A में समा जाएगा तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा, कद्दू कुछ नहीं बचेगा। मतलब H will tend towards 0, है ना। तो अपन और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में लिखते हैं, दिस, लिखते जाइए मेरे साथ, लिमिटिंग केस will be seen as h tending towards 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब जब लिमिटिंग केस आएगा अपने पास तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो भी अपने, पहले लिखिए यहाँ पे, लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। है ना। तो भाई अपने को क्या सिखाया सर ने, कौन से सर ने,
न्यूटन सर ने सिखाया कि जब आप बी को खिसका के ए के पास ले आओगे तो उस चीज को आप किस तरह से देख सकते हो, एच टेंडिंग टू जीरो। एच टेंडिंग टू जीरो, जब भी टेंडिंग वाली चीज आती है मतलब आप लिमिट चैप्टर की बात कर रहे हो, है ना, लिमिट चैप्टर की बात हो रही है। अच्छा, तो अभी ये क्या था, ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन अभी क्या थी, सेकेंड। और जब एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। स्लोप ऑफ सेकेंड कितना था पहले, सेकेंड का स्लोप कितना था, ये था, है ना, सेकेंड का स्लोप कितना था, ये था। और अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप कब निकलेगा, जब वो टेंजेंट बनेगा। कौन टेंजेंट बनेगा, ये ब्लू वाली लाइन। और ये ब्लू वाली लाइन टेंजेंट कब बनेगी, जब ये बी पॉइंट ए पे आ जाएगा, समा जाएगा। और जब ये ए पर समा जाएगा तब दो पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट रहेंगे। जब एक पॉइंट आएगा तो ये सेकेंड जो है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मैं फिर से कहानी को रिपीट करता हूं। जब ये बी खिसक खिसक के ऐसे ए पर आएगा तब दोनों बी और ए पॉइंट एक ही हो जाएंगे। तो आपका जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। और एक ही पॉइंट पे टच करना मतलब क्या होता है, टेंजेंट। तो आपके पास जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा वो अपने को निकालना है ना। तो सेकेंड का स्लोप क्या था, ये था, है ना। तो न्यूटन सर ने बोला कि सेकेंड का जो स्लोप है ना उसमें आप एच को जीरो डाल दो। अच्छा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, एच को जीरो डाल दो सेकेंड के स्लोप में तो वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा कि आप लिमिट डाल दो इसमें अगर आपने लिमिट फंसा दिया तो वो अब सेकेंड से बन गया टेंजेंट। तो भाई इसमें काफी गहरी गणित लगाई गई है कि आपने पहले सेकेंड का स्लोप निकाला, सेकेंड के स्लोप में लिमिट डाल दिया एच टेंडिंग टू जीरो। एच टेंडिंग टू जीरो डालने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो डिस्टेंस है आप इन दोनों डिस्टेंस को कम कर रहे हो। इन दोनों डिस्टेंस को कम कर रहे हो मतलब आप बी को ए पे कोइंसाइड कर रहे हो, है ना। तो मतलब आप दोनों पॉइंट को एक ही बना रहे हो। और दो पॉइंट एक ही हो गया मतलब टेंजेंट, सेकेंड बन गया टेंजेंट। तो लिमिट लगा दी अपन ने इस पे, बस इस पे लिमिट लगा देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या आप लिख पा रहे हैं यहां तक, लिखिए। ओके, अब एक चीज मेरे आप है ना, सिंपल सिंपल सवाल का जवाब देना। ये जो बी है उसने किसको अप्रोच करा, ए को अप्रोच करा। अप्रोच करना मतलब वो बी ए की तरफ आने लगा। अच्छा, बी ए की तरफ आया, किस तरफ से आया, राइट हैंड साइड से आया या लेफ्ट हैंड साइड से, डेफिनेटली राइट साइड से लेफ्ट साइड आया। कहां से अप्रोच करा, राइट से अप्रोच करा। तो इस वाली चीज को हम लोग क्या कहेंगे कि बी ने ए को राइट से अप्रोच करा। तो ये वाली जो चीज आती है ना इसको अपन कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब इसका एक नाम रख दिया गया, डेरिवेटिव तो ये है ही, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, अपने को पता है। तो टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव है, नो डाउट दिस इज डेरिवेटिव। बट ये कौन सा डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्यों, क्योंकि बी ने ए को राइट से अप्रोच करा। सिंस बी अप्रोच्ड ए फ्रॉम right hand side, B approached A from right hand side, therefore this will be called as right hand derivative। इसको अपन f of a plus लिखते हैं, therefore it is called right hand derivative। right hand derivative लिख लीजिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसको अपन आर एच डी भी कहेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका,
इसको अपन कहते हैं एफ डैश ए प्लस, है ना। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। प्लस मतलब हो गया आप राइट साइड पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ए के जस्ट आगे, ए के जस्ट आगे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, और वो डेरिवेटिव होता क्या है, वो डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, इसको आप बॉक्स में डाल दो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका सारा चैप्टर इसी पे रिवॉल्व करेगा। लिखिए इसको आप पहले, और ऊपर से अपन क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है अपने पास अभी आने वाला है, वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ। ये फोटो दिख रहा है आपको, इस फोटो में अपन थोड़ी सी और कलाकारी करेंगे। ठीक है, मान लो गर्जे के मन में सवाल आया कि सर, गर्जे मेरे से नहीं पूछ रहा है, गर्जे पूछ रहा है आइजैक न्यूटन भाई साहब से, है ना। तो बोल रहा है कि सर आपने क्या करा, बी को ए की तरफ अप्रोच कराया राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी तो करा सकते थे, क्यों नहीं कराया। क्या लेफ्ट हैंड साइड से कराएंगे तो वो चीज़ सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो भाई न्यूटन भाई साहब सोचे और बोले कि डिफरेंट होगी, है ना। तो अब भाई न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला कि चलिए आप कह रहे हो, है ना, खासकर आप कह रहे हो, इसलिए अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराते। तो हमारे पास पॉइंट बी ले लेते हैं अपन ने, समझिएगा। हमने क्या करा था, एक सीकेंड बनाया था, सीकेंड के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते थे अपने को, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है ये वाला, और एक पॉइंट अपन ने बी लिया इससे थोड़ा सा आगे, है ना। तो सवाल क्या था गर्जेगा कि आप सर पीछे भी तो ले सकते थे पॉइंट, तो हमने बोला चलिए पीछे ले लेते। तो ए से अपन कितना डिस्टेंस पीछे जाए, एच डिस्टेंस पीछे जाते हैं, और एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन जिसको अपन बी डैश कहते हैं। कितना डिस्टेंस पीछे गए अपन, एच डिस्टेंस पीछे गए हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको अपन क्या बोल देंगे, x इज इक्वल टू ए माइनस एच हो जाएगा ना। कॉमन सेंस कहता है कि पीछे जाओगे जितना उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर बी डैश और ए को ज्वाइन करा तो अपने पास सीकेंड नंबर 2 तैयार हो गया, सीकेंड नंबर 2 तैयार हो गया। अपने को चाहिए कि अपना टारगेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज आवर टारगेट, अपने को टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना। हमारा टारगेट क्या है, टेंजेंट का स्लोप निकालना। और भाई साहब जो है न्यूटन भाई साहब, उन्होंने बोल रखा है कि टेंजेंट वेंजेंट कुछ होता ही नहीं है, सब सीकेंट होता है। तो अब उनके कहने पे अपन पहले सीकेंट बना रहे और फिर उसको लिमिट देकर टेंजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है दिमाग में। टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है, सब कुछ सीकेंट होता है। सीकेंट को आप टेंजेंट बना सकते हो लिमिट लगा के। तो अपन ने पहले सीकेंट बनाया, हरा वाला सीकेंट जो है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है अपने को, है ना। दिस इज ग्रीन वाला सीकेंट, ऑल्दो मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो अगर अपन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो लेट अस से कि ये हरे वाले टेंजेंट का स्लोप है, ग्रीन वाले सीकेंट का स्लोप है। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसका इंक्लिनेशन अल्फा मान लेते हैं। अगर ये वाला इंक्लिनेशन अल्फा है तो आई विल डू द सेम थिंग हियर, ये वाला इंक्लिनेशन भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको सिर्फ फील कराऊंगा, अगर आपको फील हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं फील होता है तो मेहनत करके फील करो, है ना। देखिए ये वाला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। बोलो फील हुआ। इसी पर y का वैल्यू निकालना है, तो इस पर जो x है वो डाल दो, एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना। अच्छा, तो tan अल्फा मैं आपको फील कराना चाह रहा था, tan थीटा तो ये है, ये तो कहानी खत्म हो गई। अब मैं tan अल्फा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए, देखते हैं आप लोगों को फील होता है कि नहीं होता है। साइड ऑपोजिट जो आएगी ना वो आ जाएगी ऊपर वाला पॉइंट माइनस नीचे वाला पॉइंट। तो एफ ऑफ ए यहाँ पे बड़ा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। समझ में आया क्या, देखो, है ना, फील करो। फील हो गया तो अच्छी बात है, नहीं फील हुआ तो फिर आपको खुद से ही मेहनत करके करना पड़ेगा। ये आपका tan थीटा था और ये tan अल्फा है। क्या डिफरेंस है दोनों में, एक बार अपन ने ए के जस्ट आगे अपन ने पॉइंट ढूंढा, अब अपन ए के जस्ट पीछे पॉइंट ढूंढ रहे हैं, और पीछे ढूंढकर अपन ने स्लोप ऑफ सीकेंट लिखा है।
अब उस सीकेंट को टेंजेंट बनाने का जो तरीका होता है कि आप चुटकी बजाओ और लिमिट डाल दो h टेंडिंग टू 0, आपका आ गया टेंजेंट। ये जो हरा वाला लाइन है, हरा वाला लाइन क्या है, अभी सीकेंट है। सीकेंट को टेंजेंट बनाना मतलब ये बी डैश पॉइंट को आप धक्का मार के मार के ए पर कोइंसाइड कराओ। अब धक्का मारने का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो h है। इस h डिस्टेंस को आप 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, आप इसको 0 की तरफ टेंड कर रहे हो, है ना। इसको अपन धक्का मार के 0 की तरफ टेंड करेंगे। चलिए, तो अपन क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, ये किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है या सेकेंड का, सेकेंड का। और सेकेंड का स्लोप अगर टेंजेंट का स्लोप बनाना है तो आप क्या करो, h को 0 की तरफ पुट कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा f डैश a माइनस, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, a लिखा है ना पहले, ध्यान रखिएगा a पहले लिखा और a माइनस h बाद में लिखा है। तो मैं a माइनस h को पहले लिख देता हूँ और a को बाद में लिख देता हूँ और नीचे माइनस दे देता हूँ। तो अगर अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार लिख के रखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो हमने क्या बोला कि ए पर अपने को बनाना था टेंजेंट, है ना। न्यूटन ने आके रोक दिया कि टेंजेंट मत बनाओ, सेकंड बनाओ। हमने सेकंड बनाया, सेकंड के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते थे, तो ए के आगे एक पॉइंट ढूंढा अपन ने, उस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया, बी बोल दिया और उस पर सेकंड बना दिया। फिर सेकंड से टेंजेंट बनाने की निंजा टेक्निक क्या होती है कि आप सेकंड का स्लोप लिख दो और उस पर h को 0 की तरफ टेंड करा दो, मतलब लिमिट लगाना, टेंड कराना मतलब लिमिट लगाना। तो लिमिट लगाया अपन ने तो ये शक्ल आई, इस शक्ल को अपन क्या कहेंगे, टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, फिर एक सवाल आया कि आपने जब पॉइंट चाहिए था आपको तो आपने ए के राइट हैंड साइड में ढूंढा, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ढूंढ सकते थे। तो हमने बोला बात सही है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेकंड बनाया और उस पर फिर से लिमिटिंग कंडीशन लगा के टेंजेंट का स्लोप लिख दिया, है ना। तो अपने पास 2 डेरिवेटिव आ गए, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर 2 स्लोप आ गए टेंजेंट के, एक स्लोप है ये, एक स्लोप है ये, ठीक है। तो अब फिर से अपने को कंफ्यूजन हुआ, पहले स्लोप को अपन ने क्या बोल दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, दूसरे स्लोप को अपन ने बोल दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सही। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यार लड़ाई हो गई ना, लड़ाई हो गई लोगों में, क्या कि यार आप लोगों को मैंने एक काम दिया था बस, कि एक फंक्शन है अपने पास, उस फंक्शन पर पॉइंट ए पर आप टेंजेंट का स्लोप बता दो। आपने उस पॉइंट पर 2 स्लोप बता दिए, स्लोप 1 और स्लोप 2, है ना। अब दोनों लोगों में लड़ाई हो गई, कौन सा स्लोप सही है, क्या लेफ्ट हैंड वाला स्लोप सही है या राइट हैंड डेरिवेटिव वाला स्लोप सही। दोनों टेंजेंट के स्लोप है ना, दोनों स्लोप किसके हैं, टेंजेंट के। कौन से पॉइंट पर टेंजेंट के, ए पर, ये वाला जो पॉइंट है ना ए,
इसी पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसी के स्लोप है, और दोनों स्लोप अलग अलग दिख रहे हैं। तो दोनों लोगों में लड़ाई हो गई कि ये क्या चल रहा है, हमको एक चाहिए स्लोप, आपने दो दो दे दिया। तो हमने बोला कि अगर आपको यूनिक टेंजेंट चाहिए पॉइंट ए पर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ए पॉइंट पर अगर आपको सिर्फ एक स्लोप चाहिए, तो इसका मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव से स्लोप आया है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से स्लोप आया है, वो दोनों स्लोप बराबर होना चाहिए, तभी ए पॉइंट पर एक टेंजेंट बन पाएगा, है ना। आई विल रिपीट इट, ए पर कितने स्लोप आए, एक और दो, ठीक है। गणितज्ञों ने कहा कि अगर दोनों स्लोप बराबर हो गए तभी ए पर एक यूनिक टेंजेंट बन पाएगा। हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हमने उसको अंग्रेजी में लिखा, लिखिए अ यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट कैन बी ड्रॉन। ये यूनिक टेंजेंट को आप अंडरलाइन करिए, क्योंकि सारा खेल इसी का है दोस्तों। किसी भी पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट बन पा रहे हैं ना, तो गड़बड़ है। किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनता है अगर, तो ही मजा है ना। वो मजा और गड़बड़ क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट कैन बी ड्रॉन इफ एंड ओनली इफ जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एट दैट पॉइंट, लिखिए एट दैट पॉइंट, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट दैट पॉइंट, वो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। बहुत टाइम लेके अपन ने धीरे धीरे समझा इस चीज़ को, क्योंकि सारा जो कंसेप्ट है आपका पूरा चैप्टर का, चैप्टर आपका 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दिवाली से पहले आपका चैप्टर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना कि फील क्या चल रही है ना। अच्छा, फील आपको थोड़ी थोड़ी आ गई होगी, थोड़ी थोड़ी और आनी बाकी है, वो मैं दिला दूंगा आपको। तो भाई किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट बनाने चले थे, है ना, और न्यूटन सर की बातों को अपन ने माना, तो यार दो टेंजेंट आ गए, हम पगला गए कि क्या करें। तो न्यूटन ने बोला कि टेंजेंट तो एक ही बनता है, और अगर दो बन गए तो गड़बड़ है ना। तो उनकी बात के हिसाब से यूनिक टेंजेंट, एक टेंजेंट कब बनेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो जाए, दोनों टेंजेंट जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बनाए दोनों सेम हो जाए, तो यूनिक टेंजेंट बनेगा। सर अगर सेम नहीं हुए तो, अगर सेम नहीं हुए तो यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाएगा, है ना। और नहीं बन पाया तो फंक्शन विल नॉट बी डेरिवेबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। इस फंक्शन का जो एकदम सार है, सार समझते हो आप, जैसे अपन गीता का सार निकालते हैं ना, उसी तरह से इस चैप्टर का सार क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं हुए तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। तो मैथमेटिकली a function is said to be derivable या differentiable किस पॉइंट पर, at any point x is equal to a if and only if उसका राइट हैंड डेरिवेटिव उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साथ बराबर हो और दोनों फाइनाइट हो। दोनों क्या हो, एक फाइनाइट क्वांटिटी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आराम से इसको लिखिए आप, मैं आपको अभी एकदम पूरा अच्छे से सब कुछ फील दिला दूंगा, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, जो एफ डैश ए प्लस है उसको अपन क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। एफ डैश ए माइनस को अपन यहाँ माइनस लगा लेना, माइनस को अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो गया और दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो उस पॉइंट पर
फंक्शन डेरिवेबल है। और फंक्शन का डेरिवेबल होने का मतलब क्या होता है? देखिए, एंड फंक्शन, मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ ताकि आपको ये अंग्रेजी में जो लिखवा रहा हूँ वो भी समझ में आ जाए। किसी भी पॉइंट पर अगर सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं अपन, सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं, तो फंक्शन उस पॉइंट पर डेरिवेबल है। अगर उस पॉइंट पर अगर हम दो या एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकते हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे नॉट डेरिवेबल है। क्योंकि आप सुन के देखो ना यार, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा, दो टेंजेंट तो थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आपको? तो अटपटी वाली जो चीज होती ना, वो होती नॉन डेरिवेबल। और कब कब अटपटा होगा वो अपन आगे देखेंगे ना। अटपटा होगा, बहुत आपके दिमाग में ख्याल आएंगे कि दो टेंजेंट कैसे बनेंगे सर, हाउ इज इट पॉसिबल, एक बार बता दो। बताऊंगा मैं आपको, बट अभी आप ये तो सीखो कि एक टेंजेंट बना है तो डिफरेंशिएबल है, दो टेंजेंट बन गया तो अरे यार ये तो अटपटा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन इज, मैं जो लिख रहा था ना वो मैं भूल गया हूँ, एक बार मुझे थोड़ा सा सोचने दो। फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, a function is differentiable at a point if only one tangent, वन टेंजेंट के ब्रैकेट में आपको कुछ लिखना है, क्या लिखो? यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट कैन बी, ये मिलियन डॉलर स्टेटमेंट है, कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट बनते हैं उस पॉइंट पे तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया यूनिक टेंजेंट कब बनेगा, जब दोनों डेरिवेटिव बराबर हो, और दोनों डेरिवेटिव बराबर हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका उल्टा क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन रहा होगा, एक से ज्यादा नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको फॉर्मूले पे ले जाता हूँ, जो फॉर्मूला था अपन ऊपर जाते हैं, इसको आपने छाप लिया ना। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट। एक से ज्यादा टेंजेंट बन गए तो अटपटा है, गड़बड़ है, गड़बड़ है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब उस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो देखिए, ये जो दो फॉर्मूले, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ए क्या है? जिस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव चेक करना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने वैसा ही बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे बस आपको ए प्लस एच की जगह क्या डालना है? ए माइनस एच डालना है। क्या समझ में आ रहा है अपने को? और नीचे माइनस एच आ जाएगा, नीचे माइनस एच आ जाएगा, एकदम वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस नीचे माइनस एच आ जाएगा। मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले में आपने h की जगह माइनस एच रख देना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन दे दिया और बोला कि ये 2 पर डिफरेंशिएबल है, तो क्या करो आप? 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो इस तरह से, 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो इस तरह से, और दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? 2 पे एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, एफ ऑफ 2 माइनस एच अपॉन एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। चलिए, तो भाई अब ये तो एकदम स्टार्टिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। आपको अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर ये क्या मजाक हुए, तो कॉस एक्स आ जाएगा। कैसे आया? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आया, ठीक है। तो उस पर एक अपन मामूली सा क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव of y is equal to sin x with respect to x।
यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से अपन डेरिवेटिव निकाले। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे लगाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। कौन सा फंक्शन है अपने पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाता है कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और आप गधों की तरह डायरेक्टली मत लिख देना कि dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स मतलब कॉस एक्स, क्योंकि मुझे याद है दैट्स हेंस प्रूव। ये नहीं करना है अपने को, भाई उसको भी पता है कि कॉस एक्स आता है, लेकिन कैसे। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं अपन, लिमिट से। क्या लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और होता क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये क्या लिखा है मैंने, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक यूज करना है। कब यूज करना है कोई एक, जब आपको बोर्ड वाला क्वेश्चन कभी पूछा जाए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन में आप आरएचडी या एलएचडी में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, सिर्फ इस वाले में। आगे अपन करेंगे तो आरएचडी एलएचडी दोनों निकालना पड़ेगा अपने को, बस फर्स्ट प्रिंसिपल वाले में आप कोई एक यूज कर सकते हो। मैं आरएचडी यूज करता हूँ, थोड़ा सिंपल लगता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दुनिया में जहां जहां अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं ना, अपने को ये जो a है ये अपने को पता ही नहीं है, तो इसको अपन x रहने देते हैं। अरे जब पता ही नहीं, अपने को बोला क्या उसने कि पॉइंट, कोई पॉइंट दिया है कि x इज इक्वल टू 2 4, नहीं दिया ना, तो उसको x ही रहने दो, ठीक है। तो देखिए जहां जहां x है दुनिया में, वहां वहां क्या कर दे, x प्लस एच। तो साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब ये तो यार साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया, जो अपने को याद नहीं है ना, क्योंकि याद रहेगा तो अपने को एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, तो याद मत रखा करो। साइन सी माइनस साइन डी आपको हमेशा सर बता देंगे। देखिए क्या होता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। सही है क्या, गलत है। दूसरे नंबर का फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो चल रहा है, और साइन सी माइनस डी है, तो आप क्या लिख दोगे इसको, साइन सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स कितना आ गया, 2x प्लस एच बाई टू करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल रोने का काम नहीं करना है आपको, मैंने दोनों को जोड़ा है, एंगल्स को जोड़ा है ना, एंगल्स को जोड़ा है और डिवाइड बाई 2 कर दिया है। साइन सी प्लस डी बाई टू, अच्छा 2 बाहर आएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स कितना आ गया, एच डिवाइडेड बाय एच, ओके। अच्छा कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, एस सी सी एस, है ना। मैंने आपको बोला भी था सी एस और लिख दिया यहाँ पे एस सी, ठीक है। ऐसे याद रखते हैं ना, एस सी सी एस सी सी एस एस। मैंने आपको यही फॉर्म तरीका बताया था। पहला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, फिर दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो उसका क्या आता है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। और ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला था जो मैं कह रहा था, सी एस आएगा वहाँ पे, तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सी एस। अच्छा ये साइन लफड़ा है ना, इसको किसकी डिमांड है, इसको क्या चाहिए, इसको लफड़ा चाहिए। इसका लफड़ा क्या है, h बाई टू, तो अपन ने नीचे h बाई टू बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, है ना। और ये वाली चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई, ये 2 और 2 कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ x प्लस एच बाय टू, एच को जीरो रखेंगे क्या आ जाएगा, कॉस x, ठीक है। आंसर, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चुल है तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा।
ठीक है, ये फॉर्मूले जो है साइन सी माइनस साइन डी वाले, इसको लिख लिया करो अच्छे से, बहुत काम आएंगे। याद रखने का तरीका क्या है, साइन सी माइनस साइन डी दूसरे नंबर पे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर, एस सी एस सी सी एस एस, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, है ना, ऐसे याद रख लिया करो, तो आपको कभी तकलीफ नहीं जाएगी। तो भाई ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो गया, ये आपको जेई में नहीं पूछेगा कि प्रूव कर दो फर्स्ट प्रिंसिपल से, डेफिनेटली अपने को ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लिख लो यहाँ तक। बहुत सही बात है आपकी, है ना आदित्य गर्जे, चालाकी मेरा ऑब्जर्वेशन आपने एकदम नोटिस कर लिया, है ना, बट मैंने उसको सही कर दिया था सही टाइम पे। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन सिमिलर लॉजिक पे। लिखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y is equal to tan x, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है हमें, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं पूछेगा निखिल, है ना, LHD और यूजिंग, मैं पहले लिख देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। हाँ, निखिल पूछ रहे कि सर ये आपने राइट हैंड डेरिवेटिव से निकाल दिया, अपने को क्या प्रूफ करना था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बस अपने को ये प्रूफ नहीं करना था कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अपने को LHD RHD दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, बस कोई भी एक यूज कर लो, कोई भी एक LHD यूज कर लो या RHD, मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करा तो आपका आंसर आ गया कॉस एक्स, खत्म। अगर आपको बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ बोथ LHD एंड RHD, तब आप करेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो आप कोई भी एक से निकाल के खत्म कर दो, ठीक है। अच्छा, फाइंड द डेरिवेटिव y इज इक्वल टू tan x विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अपने को पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, बट अपने को इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, आप कुछ भी ले लो, राइट हैंड डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, dy बाई dx, dy बाई dx का फॉर्मूला अभी भी न्यूटन साहब बता गए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, a यहाँ पे कुछ है नहीं ना, आपको दिया नहीं तो आप उसको x ही ले लोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। मैंने ऊपर एफ ऑफ एक्स चेंज किया था क्या, हाँ, यहाँ पे x नहीं लिखा था ना, यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रखने का, x प्लस एच, तो tan ऑफ x प्लस एच माइनस tan ऑफ x अपॉन h, ओके, ये आ गया आपके पास। इसमें लिमिट नहीं लगाई अपन ने, हालांकि वो अंडरस्टूड है कि लिमिट तो लगा हुआ है। अब मेरे को मेरे टीचर ने समझाया था कि जब भी आपको दो टैन या दो कॉट दिखाई दे तो हमेशा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा आपका। तो दो बार टैन दिख रहा है आपको, तो दो बार टैन को आप, दो बार टैन है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, टैन लफड़ा को अपन नहीं लिखे, और ये वाला टैन को अपन लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच, ठीक है। अच्छा, ये शक्ल थोड़ी जानी पहचानी से दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं, मुझे तो दिख रही है। देखिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ तो होता है सर, सर लिख दो ना, हमको याद नहीं है, मैं लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी है या माइनस बी, ए माइनस बी। हो सकता है आपको याद रहा हो, अच्छी बात है, याद हो तो होनी चाहिए, नहीं याद हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना अपन। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस, सॉरी, ए माइनस बी,
ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स, मतलब एच आ जाएगा ना सिंपली, यहाँ पे एच लिख दूं मैं, बिल्कुल रोना मत है ना, यहाँ पे एच लिख देता हूँ और नीचे क्या है cos x cos ऑफ x प्लस एच और ये वाला h। ओहो हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बना। मैंने वही बोला ना, आपको लिमिट चैप्टर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, आप फंस गए ना 12वीं क्लास में, एकदम आप फंस गए। तो साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा 1, ये सब लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट्स है। अच्छा ये 1 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या उसके बाद आपके पास रह जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x इंटू cos ऑफ x प्लस एच। एच की जगह 0 डालो, देखो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, cos x 2 बार आ रहा है, तो ठीक है लिमिट डाल दो आप 0, एच को पुट कर दिया अपन ने 0, तो cos x 2 बार आ गया, मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब secant स्क्वायर एक्स आ गया। tan का डेरिवेटिव क्या आ गया, secant स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है जहां पे आपको चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, ये वो वाले क्वेश्चन है जहां पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके डिराइव करना है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स कैसे आया, यहां से आया। ठीक है, सब कुछ यहां से आया है, बहुत इजी है सब कुछ कंसेप्ट। आपको लिमिट आना चाहिए, लिमिट पे गजब का कमांड होना चाहिए, गजब का, इसलिए मैंने पीछे पढ़ के आपको पूरा लिमिट का मॉड्यूल सॉल्व करवाया था। ठीक है, जिसने किया होगा उसको हमेशा फायदा होगा, हमेशा। अच्छा अब अपन एक टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो प्रॉपर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, उसमें होता है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत बड़ी स्पेलिंग आ गई है, इतनी बड़ी स्पेलिंग होती नहीं है। एंड कंटिन्यूटी, बहुत ही अत्यधिक अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। 5 सितारे लगा दो, मतलब जितने सितारे लगा दो उतने कम है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, पिछला चैप्टर और ये जो प्रेजेंट चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर एंड प्रेजेंट चैप्टर के बीच में क्या रिश्ता है ना, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो अपने को पता करना है। ठीक है, तो एक अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, लिखिए नोट। क्या था ना कि एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, सुन नहीं रहे हो आप लोग, ठीक ठीक से सुनो, समझ में नहीं आएगा। किसी पॉइंट पर अगर अपन ने एक फंक्शन को चेक करा और वो डिफरेंशिएबल आया ना, इसका मतलब वो झक मार के कंटिन्यूस होगा ही होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी का टेंशन अपने को नहीं लेना है। ये तो कहीं काफ़ी बड़ा दावा कर दिया सर आपने, इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ अपन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बट मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझो। किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, बट नॉट द कन्वर्स। अपन सब समझेंगे, एक एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ें अपने को समझ में आएगी। पहले आप लिखिए मेरे साथ, लिखिए इफ अ फंक्शन f इज डेरिवेबल, डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल का मतलब सेम होता है। डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a then it implies that
इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर कोई फंक्शन a पर डेरिवेबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। कैसे देखते हैं अपन, इसका एक सस्ता सा प्रूफ है वो मैं आपको दे देता हूं। पहले लिखिए प्रूफ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अच्छा आप बताइए कि अपने पास कोई नंबर है 2, तो वो 2 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। कोई नंबर है 3, वो 3 के बराबर होगा? हाँ। अगर राम है तो वो राम के बराबर होगा, है ना। तो इसी लॉजिक से मैं एक चीज आपके सामने लिखना चाहूंगा कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ थोड़ा दूर लिखने दो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये खुद के बराबर होगा ना। खैर इसका प्रूफ थोड़ा अटपटा है इसलिए अपन यहीं से चालू करते हैं। ये खुद के बराबर होगा। अच्छा फंक्शन ध्यान रखिएगा, फंक्शन डेरिवेबल है। फंक्शन डेरिवेबल है इसका मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल रहा होगा और दोनों फाइनाइट रहा होगा। ये तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। अगर फंक्शन डेरिवेबल है मतलब इसका आरएचडी और एलएचडी दोनों फाइनाइट रहेंगे और दोनों बराबर रहेंगे, है ना। तो इसको अपन बाद में यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए ये दोनों चीजें मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूं। देखिए टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर आप लिमिट लेते हैं तो देखिए लिमिट ऑफ LHS इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ RHS। ठीक है, LHS की लिमिट क्या है? लिमिट f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और RHS की लिमिट भी सेम आ जाएगी ना, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, मैंने क्या करा, RHS में h से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा ताकि मैं वो वाली शक्ल बना सकूं। कौन सी? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर a से डिवाइड कर दिया, h से डिवाइड करा और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये क्या है? ओ दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन तो डेरिवेबल दे रखा है पहले से, डेरिवेबल दे रखा है मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट रहा होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये फाइनाइट रहा होगा, है ना। फाइनाइट मतलब इट मस्ट बी ए नंबर लाइक 2, 3, 4, 54, 54 लाख, ये सब फाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसका मतलब फाइनाइट इंटू एच। अब आप लिमिट पुट कर दो, है ना। अब आप लिमिट पुट कर दो तो फाइनाइट इंटू राइट हैंड साइड पे लिमिट पुट कर दिया मैंने। तो कोई भी फाइनाइट नंबर इंटू एच क्या होता है? 0 होता है ना। 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर मस्ट बी 0। तो ये 0 आ गया, है ना। इसको लिख लो आप कि फाइनाइट नंबर इंटू 0, ये 0 ही होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये 0 आ गया। अब देखिए लिमिट ऑफ मसाला माइनस नलायक, इसको आप क्या लिख सकते हो? लिमिट ऑफ मसाला माइनस लिमिट ऑफ नलायक। नलायक की लिमिट क्या आएगी? कांस्टेंट। अरे एफ ऑफ ए है ना, ये ए को आप 2 की तरह इमेजिन करो। 2 क्या होता है? एक नंबर। तो एफ ऑफ 2 भी क्या आएगा? एक फाइनाइट नंबर आएगा ना। ये एच वेरिएबल नहीं है, तो एफ ऑफ 2 मान लो 4 आ गया, 5 आ गया, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए आ जाएगा आपके पास एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे एच तो है ही नहीं, तो ये वाली लिमिट आप डायरेक्टली, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एफ ऑफ ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट क्या आ जाती है? कांस्टेंट। और लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट ए पर
और ए पर फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है। लिमिट जो आ रहा है ए पर, राइट हैंड लिमिट, वो बराबर है फंक्शनल वैल्यू के। उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा, है ना। तो अपन लिखेंगे इसको इंग्लिश में, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फंक्शनल। ये तो प्रूफ है, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है ना, लेकिन आ जाना चाहिए समझ में, क्योंकि प्रूफ बहुत इजी है। फंक्शनल वैल्यू एट ए, है ना, जो ए पर लिमिट है और जो ए पर फंक्शन की वैल्यू वो बराबर है। अब आप बोलोगे कि सर सिर्फ राइट हैंड लिमिट तो बराबर हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई नहीं है। अरे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएगी, आप सेम लॉजिक से ट्राई करो ना सॉल्व करने को। आप सेम लॉजिक से ट्राई करो, आपका आंसर आएगा, जरूर आएगा। ये ए प्लस एच की जगह ए माइनस एच लेके आप फिर से पूरा पूरा सेम चीज करो, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो मैंने आपको लिमिट कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है। आई रिपीट, किसी भी पॉइंट पर लिमिट, लेफ्ट हैंड, किसी भी पॉइंट पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, है ना। तो ये चीज, वही चीज तो लिखी है, इंप्लाइज। तो क्या इंप्लाइज कर रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। हेंस प्रूव्ड हो गया ना, हेंस प्रूव। वही प्रूव करना था कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो अपन ने प्रूफ कर दिया है, लेकिन आपको अगर प्रूफ समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लिख लो एक बार स्टार्टिंग से, ना थोड़ा थोड़ा सा इसको, थोड़ी देर इसको, चलो पहले ये लिख लो, फिर ऊपर में स्क्रॉल कर दूंगा। ओके, ऊपर भी देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया मैंने। ओके, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या होता है। यूनिक टेंजेंट का अपन फील लेते क्या होता है। अभी अपन ने जो चीज पढ़ी है उसको एक बार आप खोपड़ी में घुसा सकते हो क्या। खोपड़ी में घुसाने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन अगर आपको बोल दिया है, मैं आपको अगर कोई फंक्शन देता हूँ, मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, मैंने आपको कोई फंक्शन दिया, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ चलो tan x ले लेते हैं। मैंने बोला कि tan x जो है वो 45 डिग्री पर डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है 45 पर। तो आपको क्या बोलना, अच्छा डिफरेंशिएबल है 45 पे तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल है ना किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। अपन ने उसका प्रूफ भी देख लिया ना, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। ये आपको मैंने अभी सिखाया था, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो अपन वो कन्वर्स जो है वो भी अपन देखेंगे, मतलब कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा क्या, ये अपन अभी देखते हैं, जरूर देखेंगे। यूनिक टेंजेंट मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या होता है वो अपन देखते हैं। दो छोटे छोटे ग्राफ लेते हैं अपन। ये आपका पहला ग्राफ हो गया, है ना, दिस इज ग्राफ नंबर 1। ये अपन बनाते हैं ग्राफ नंबर 2।
ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स और इसको हम लोग बोल देते हैं फंक्शन जी एक्स। यहां पे आपकी सारी नजर होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा है ना, यहीं पे आपको सारा फील आएगा। लेट अस टेक दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन x इज इक्वल टू ए है, और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको अपन मान लेते हैं x इज इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स, चलो इसको भी a बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है ना। तो अपन पहले एफ एक्स के बारे में देखते हैं। एफ एक्स का जो फंक्शन है उसको जूम करा अपन ने, तो आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ना ए, इस पॉइंट पर आपको अगर टेंजेंट बनाना है ना, तो आप क्या करो, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाओ। थोड़ा सा आगे मतलब यहां पे कितना सा आगे, h डिस्टेंस आगे गए। अब तो फील आने लगी ना h क्या होता है। थोड़ा सा आगे गए और आपने टेंजेंट बनाया, ये आपका राइट हैंड टेंजेंट बना। थोड़ा सा पीछे जाओ, है ना, फील करना। थोड़ा सा पीछे जाओगे यहाँ पे, थोड़ा सा आगे मैं ऑरेंज से कर दूं क्या, थोड़ा सा आगे अपन यहाँ पे गए थे, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, ये ऐसा बना, और जो ब्लू वाला पॉइंट है उस पर मैंने टेंजेंट बनाया, वो ऐसा बना। और दोनों टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है ना, वो लगभग बराबर आ रहा है। स्लोप मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन। स्लोप मतलब होता है इंक्लिनेशन। एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ। ये देखिए, ब्लू वाले पॉइंट पे अपन मान लेते हैं कि ये आपका पीछे से टेंजेंट बन गया, और ऑरेंज वाले पॉइंट पे थोड़ा तिरछा ही बनेगा ना, एकदम फ्लैट थोड़ी बन जाएगा। इस कारण मैंने मिटा के दोबारा बनाया, तो ऐसा बन गया। और दोनों पे पाया गया कि यार दोनों जो टेंजेंट है उनका इंक्लिनेशन जो है ना, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर आ गए। दोनों ये जो एंगल है दोनों की दोनों मान लो अल्फा और अल्फा आ गया, दोनों बराबर आ गए। मतलब दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, बराबर है। मतलब राइट हैंड टेंजेंट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड टेंजेंट, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब ये जो टेंजेंट बना है ये पूरा सेम टेंजेंट है। जो ऑरेंज और ब्लू वाला टेंजेंट है दोनों सेम है। इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिक टेंजेंट कहते हैं, है ना, यूनिक टेंजेंट कहते हैं। आपको पकड़ में आ जाएगा कि नॉन यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट टेंजेंट मतलब कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ए पर आप एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। चाहे आप राइट हैंड टेंजेंट बनाए, चाहे आप लेफ्ट हैंड टेंजेंट बनाए, दोनों टेंजेंट जो है वो सेम ही होंगे, ठीक है। आप दोनों पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बना सकते हो, यूनिक टेंजेंट, दो टेंजेंट नहीं बना सकते हो। तो यहां पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, इस वाले ग्राफ पे जी एक्स का ग्राफ है, सेम पॉइंट लेते हैं अपन ए पॉइंट। ए पॉइंट पर चोंच आ रही है, चोंच समझते हो ना आप, चोंच मतलब शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर, इसको अपन चोंच कहते हैं। जैसे कि मॉडेक्स का ग्राफ है वो वी शेप का बनता है, तो इसमें यहाँ पे चोंच आती है। तो जब जब चोंच आती है तब तब दो टेंजेंट बनते हैं। जब जब चोंच आती है तब तब दो टेंजेंट बनते हैं। जैसे, है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं कि इसके जस्ट पीछे गया तो मेरे को ये पॉइंट मिला, मैंने टेंजेंट बनाया, ये बना टेंजेंट नंबर 1। मैं इसके थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, बस ये समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया ना, मैं आपको दावा दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर में कोई नहीं रोक सकता है। इतना इजी है चैप्टर, अगर कोई ये बात समझ में आ गई तो ये कोई फील दिलाएगा भी नहीं आपको, ना कोई बुक दिलाएगी, ना कोई आपको कभी दिला पाएगा फील कि दो टेंजेंट का मतलब क्या होता है। अपन ये पॉइंट पे गए ना, ये वाला जो आपका ग्राफ है वो देखिए, ये यहां से चालू हो रहा है ना आपका ग्राफ, ऐसे चालू हो रहा है, तो इसका टेंजेंट भी ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही बनेगा, ऐसा स्लाइटली ऊपर बनेगा, है ना। ओहो हो, देखिए मैं आपको फील करा देता हूँ। मान लो ये सब नहीं होता तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो चीज है, वेरी नाइस। खो गए हम कहाँ, चलिए तो ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट है इस पर टेंजेंट बनेगा ऐसे, थोड़ा सा मैं तमीज से बना देता हूँ। और जो ब्लू वाला पॉइंट है उस पर टेंजेंट कैसे बनेगा, मतलब ये जो ए पॉइंट था ना, इसके थोड़ा सा आगे गए तो टेंजेंट ऑरेंज वाला मिला, थोड़े से पीछे गए तो टेंजेंट आपको ब्लू वाला मिला। तो एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट मिल गए, दो टेंजेंट मिल गए। क्यों मिले टेंजेंट,
चोंच की वजह से। तो जब जब चोंच आएगा तब तब दो टैंजेंट बनेंगे, ठीक है। तो चोंच, जिसको अपन कहते हैं शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर में कितने टैंजेंट बनते हैं? दो टैंजेंट बनते हैं। शार्प कॉर्नर में कितने टैंजेंट बनते हैं? दो, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको नीले रंग का टैंजेंट मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे तो ऑरेंज रंग का टैंजेंट मिलेगा। नहीं आया समझ में? आ गया? पक्का? कोई तकलीफ? तो इसको अपन क्या कहते हैं? नॉट यूनिक। यूनिक नहीं, तो इसलिए क्या ये फंक्शन डेरिवेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिक टैंजेंट बनना पॉसिबल नहीं। यूनिक मतलब एक टैंजेंट नहीं बन रहा, दो टैंजेंट बन रहे हैं, दोनों अलग अलग है। दोनों का इंक्लिनेशन जो आएगा ना, देखिए इसका इंक्लिनेशन आएगा ये, और इसका इंक्लिनेशन लगभग लगभग 90 डिग्री जैसा दिख रहा है। दिख रहा है आपको? दोनों का इंक्लिनेशन अलग है, तो दोनों स्लोप अलग है, दोनों स्लोप अलग है, मतलब टेंजेंट इज नॉट यूनिक। यूनिक टेंजेंट नहीं है। तो ये आपको बस मेरे को फील दिलानी थी कि यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, चलिए चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन अगर डेरिवेबल होगा, क्या ये वाला फंक्शन डेरिवेबल है? हाँ बिल्कुल डेरिवेबल है, बिल्कुल डेरिवेबल है। क्यों? क्योंकि यूनिक टेंजेंट है। तो इसमें आप, और ये डेरिवेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूनिक टेंजेंट नहीं है। तो लिखिए दिस इज नॉन डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल। आपको सॉल्यूशन मिल गया था ना डीपीपी नंबर 1 का। सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तभी आप डाउट पूछो, तो अपन इसी तरह से सॉल्व टाइम सेव कर सकते हैं। नॉट डेरिवेबल, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया क्या? दिस इज डेरिवेबल क्योंकि यूनिक टेंजेंट बनना पॉसिबल है। और ये क्या हो जाएगा? नॉट डेरिवेबल सिंस टेंजेंट यूनिक नहीं है। नॉट यूनिक टेंजेंट, ठीक है। चाहे तो लिख लो दो टेंजेंट बन गए, है ना। तो वो कब कब बनते हैं? जब जब चोंच आता है, सिर्फ चोंच में, और कोई केस है ही नहीं। जब जब चोंच आएगा तब तक दो टेंजेंट बनेंगे। तो आपसे मैं अगर अब सिंपल एक सवाल पूछता हूँ कि ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसमें एक गड्ढा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, इसमें एक चोंच आ गया इस तरह से, और ये फंक्शन इधर ख़त्म हो गया, है ना। तो इन चारों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, और ये चोंच है ना, दिस इज शार्प कॉर्नर, ए बी सी, और ये पॉइंट ले लो आप डी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। पहले डेरिवेबल बताइए। तो सबसे पहले तो ये चोंच वाला पॉइंट जो है यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। जहाँ जहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है वहाँ मैं क्या करता हूँ, रेड से क्रॉस कर देता हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा क्या? सोचते हैं ना, लेट अस थिंक। अपन ये बी पॉइंट के लेफ्ट पे गए तो अपने को क्या मिला? ये इन्फिनिटी पे ग्राफ, इन्फिनिटी पे ग्राफ, इस पे स्लोप मारेंगे तो 90 डिग्री पर स्लोप बनेगा, ये आपको फील आनी चाहिए, है ना, वरना बहुत मारूंगा। देखो ना, आप यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हो, ये पॉइंट ले लो, इस पर अगर आप टैंजेंट बनाते हो तो वर्टिकल आएगा ना, ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट वर्टिकल मतलब, तो आपका tan थीटा कितना आ जाएगा? tan 90। tan 90 मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो ऑलमोस्ट 90 मतलब इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी। तो मतलब ये फंक्शन ये बी पॉइंट पर क्या है? डिसकंटिन्यूस है। तो सी पर नॉन डेरिवेबल था, बी पर भी नॉन डेरिवेबल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन टूट गया है। और ए पर भी आप टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन जो है टूट गया है। सी पर फंक्शन है ही नहीं ना, गड्ढा है, तो काहे का टेंजेंट बना पाओगे सी पे? ए पर भी गड्ढा है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट नहीं बना पाओगे। डी पर कोई लफड़ा नहीं, तो डी पे टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। डी पर टेंजेंट बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है कंफ्यूज हो गया आप लोग। देखिए, डी पर टेंजेंट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। सी पर चोंच है तो नहीं बन पाएगा, चोंच पे दो टेंजेंट बन जाते हैं। बी पर तो ग्राफ टूट गया भाई, डिसकंटिन्यूस है, तो दिस इज ड्यू टू चोंच, है ना। अरे यार क्या हो जाता है लास्ट लास्ट में, चोंच, ठीक है। एंड बी पर क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूटी टूट गई है, तो डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस होने की वजह से यहां पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते। मतलब कंटिन्यूटी और टेंजेंट, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है
तो फंक्शन वहां पे डेरिवेबल नहीं होगा। वहां पे अगर गड्ढा आ गया है, टूट गया है, तो वहां पे आप टेंजेंट भी नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे गड्ढा आ गया है तो यहाँ पे भी आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो, है ना, नहीं बना पाओगे टेंजेंट। जब गड्ढा ही उस पॉइंट में तो कहां से बना दोगे टेंजेंट? तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूस है इसी वजह से नॉन डेरिवेबल भी है। रीजन नीचे ये जो ग्रीन से लिखा है ना, ये रीजन है। ग्रीन से जो लिखा है मैंने, ये रीजन है क्यों ये नॉन डेरिवेबल है। और ये टिक जो टिक क्रॉस लगाया है वो डेरिवेबल है या नहीं। पहला पॉइंट में डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है। दूसरे पॉइंट डिफरेंशिएबल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन टूट गया है। तीसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप दो टेंजेंट बना पाओगे चोंच की वजह से, तो यूनिक टेंजेंट नहीं हुआ, दो टेंजेंट हो गए। चौथे पॉइंट डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? वो तो डिफरेंशिएबल है सर, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं। तो आज अपन ने क्या सीखा? आज अपन ने ये चीज सीखी कि डेरिवेबल है, अगर जैसे ये फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी है ना, लेकिन ये फंक्शन जो है वो नॉन डेरिवेबल है, बट स्टिल इट इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हल्का सा आपको एक कंक्लूजन दूंगा मैं कल। फिलहाल अपने को बस इतना समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूटी क्या होती है, वो तो अपन लास्ट चैप्टर में समझ लेते हैं। डेरिवेबिलिटी क्या होती है? यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट मतलब क्या होता है कि एक ही टेंजेंट, दो टेंजेंट कब बनते हैं? जब चोंच आ जाए। बस इतना आप ध्यान से समझ लो, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, है ना। आपका होमवर्क जो है वो मॉड्यूल तो कंप्लीट करना ही है आपको, और डीपीपी नंबर 3 ऑफ सीक्वेंस सीरीज ये अभी कर लो। डीपीपी बता रहा हूँ मैं, दिवाली के दिन, दिवाली के समय मैं आपको लाइन से डीपीपीज दूंगा, है ना, ठीक है। लाइन से मैं आपको डीपीपीज दूंगा ताकि आप उसको कर पाओ, पुराने चैप्टर्स की। डीपीपी 3 ऑफ सीक्वेंस सीरीज अपन कल देखेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको डालता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ना। बाय एवरीवन, टेक केयर।